उत्तराखंड में शहरों की सरकार बनी। देहरादून के मेयर सौरभ को कमिश्नर विनय शंकर पांडे को शपथ दिलाई गई। कामकाज शुरू हुआ। यूपी की सीएम योगी का सॉफ्ट अवतार, उनके कांपते हैं अपराधी और माफिया। उत्तराखंड में आकर सादगी से भरे योगी आदित्यनाथ के दौरे का तीसरे दिन अपनी बचपन के स्कूल में पहुंचे। सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। कुंवर प्रणब चैंपियन की जमानत याचिका खारिज। कुछ दिन और जेल में रहेंगे। विधायक उमेश कुमार के आवास पर गोली चलाई थी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू। 9 फरवरी को संगठनात्मक चुनाव को लेकर बड़ी मीटिंग होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबरों के साथ। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजनों की सुगम यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। बताना चाहेंगे, अपर जिलाधिकारी ने कहा है कि दिव्यांग रथ पूरे जनपद में भ्रमण करेगा। दिव्यांगजन जनपद के धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल, सार्वजनिक भवनों को भ्रमण करेंगे, जिससे दिव्यांगजनों को इन जगहों पर आने जाने कार्य करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन सभी बातों का विश्लेषण किया जाएगा और भविष्य में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी। दिव्यांगजनों के विकास और सुगम पहुंचाने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश पे लगातार काम किया जा रहा है, जिससे जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा ही दिव्यांगजनों की सुगम यात्रा को आज जिला मुख्यालय से 10 दिव्यांगजनों को जिला पुस्तकालय, शहीद स्मारक, सरकारी कार्यालयों और गोपीनाथ मंदिर का भ्रमण करवाया जाएगा। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा ही चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। दिनांक 7 तारीख को दिव्यांग किया गया है। पूरे जिले में जो है भ्रमण करेगा और जिले के जो विभिन्न धार्मिक स्थल हैं, जो कार्यालय हैं, जाएगा और जाकर के दिव्यांगजन जो है उनको देखेंगे कैसे समस्याएं क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या दिक्कतें आती हैं उनको जो है आने में, क्या कार्य करने में, तो उन सभी को इंटरव्यू लिया जाएगा और जो फ्यूचर जो प्लानिंग करेंगे हम लोग कराएंगे बनाएंगे उसके साथ उनके जो सुविधा के अनुसार डेवलप किया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अमेरिका द्वारा भारत के लगभग 104 भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर भारत भेजे जाने के विरोध में के खिलाफ एक गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें अमेरिका और मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। बताना चाहेंगे, कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी रही वीरेंद्र ने बताया है कि कांग्रेस अमेरिका, भारत और भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर अपने विमान से भारत भेजे जाने का कड़ा विरोध करती है। आगे उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को अपना दोस्त कहते हैं। आज ट्रंप ने भारतीयों का क्या हाल किया है, उन्हें हथकड़ी पहनाकर देश में भेजा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। जिस तरह हमारे भारतीय प्रवासियों को एक कैदी के रूप में हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ जकड़कर हिंदुस्तान लाया गया है, बड़े शर्म की बात है। मोदी जिस तरह ट्रंप की दोस्ती का हवाला देते हुए और ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने पूरा जो है अपना भरपूर प्रयास भी किया और जिस तरह ट्रंप के जीतने पर भाजपा द्वारा हवन और पूजाएं कराई गई, बड़े शर्म की बात है। आज हमारे जो भारतीय प्रवासी हैं उनको एक कैदी के रूप में हिंदुस्तान लाया गया है और उन्हें बाथरूम तक भी करने नहीं किया गया। इस तरह जो सपोज फ्लाइट में जब लाए तो उन्हें पूरी बेड़ियाँ, हिंदुस्तान जब 48 घंटे उनके पैरों में जो है जंजीरें और हाथों में हथकड़े थे और हम इसकी बड़ी भर्त्सना करते हैं। और जिस ट्रंप का ये भारतीय जनता पार्टी हवाला देती है, हमारा दोस्त है, बल्कि जब इन लोगों ने जब ट्रंप आए थे यहाँ पर तो 100 करोड़ रुपए इन्होंने लगभग जो खर्च किए थे और ट्रंप मेरे दोस्त की तरह है और इस दोस्ती का सिला उन्होंने जो है इस तरह दिया, एक भारतीयों को एक कैदी के रूप में और पूरे 140 करोड़ जो भारतीय उनको शर्मसार किया है और हम इसकी यह निंदा करते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर धामी मंत्रिमंडल में ही रिक्त चल रहे 4 मंत्री पदों को भरने का विषय फिर से चर्चा में है। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि इन प्रक्रिया पर जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ही निर्णय लेगी, किसे हटाया जाएगा और किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट विस्तार पर पार्टी में चर्चाएं तेज हो गई हैं, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बताया कि भाजपा कैबिनेट मंत्री में कई बार चर्चा कर चुकी है, लेकिन धामी सरकार कैबिनेट विस्तार पर निर्णय नहीं ले सकती है। आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्च 2022 में जब दूसरी बार शपथ ली थी, तब उनके मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद रिक्त रखे गए थे, जिसमें संवैधानिक बाध्यता के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। तब तय किया गया था कि 3 मंत्री पदों को बाद में भरा जाएगा। इस बीच ही कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के कारण एक और मंत्री पद रिक्त हो जाएगा। देखिए, कैबिनेट विस्तार की बात आज से नहीं हो रही है। मुझे लगता है धामी जी इस बारे में चर्चाएं जो है बहुत गर्म पिछले बार भी थी, लेकिन 2 पद जो है खाली है कैबिनेट में, उसके बावजूद धामी जी के पास इतनी भी पावर नहीं है, नजर आ रही है कि वो अपने जो है कैबिनेट का विस्तार भी कर सके और जो पद खाली है उन पे अपने पसंद के लोगों को ले सके और जिनके पास अधिक भार है उनका जो भार है वो कम करने का कार्य कर सके। दूसरी बात, कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी ऐसी शिकायतें भी हैं लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि जनता उनके कार्यों से खुश नहीं है और अभी उसका परिणाम आपने निगम और निकाय चुनावों में भी देखा कि कई क्षेत्रों में जहां मंत्री खुद थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद भी अगर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपने पसंद के लोगों को नहीं ला पा रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि धामी जी के पास सत्ता नहीं है, सत्ता दिल्ली से चल रही है और दिल्ली वाले ही वहां बैठ के तय कर रहे हैं कि किसको आपको मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है, किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। देखिए, ये सारी प्रक्रिया हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर एक साथ निर्णय लेगी और क्या मंत्री को हटाया जाएगा, क्या किसको नया पद दिया जाएगा, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है और विचार करने के बाद जल्द ही इसकी घोषणा करी जाएगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बारे में खूब भी बात करी है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस प्रक्रिया पे लगातार काम चल रहा है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मार्च तक ही बदले जाने की बात चर्चा में चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोरी ने महेंद्र भट्ट पर हमला करते हुए बताया कि इस प्रदेश को महेंद्र भट्ट जैसी नफरती व्यक्ति से निजात मिलनी चाहिए। महेंद्र भट्ट ने इस प्रदेश के लिए हानिकारक है, चाहे महेंद्र भट्ट जब विधायक थे या अब जब भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका वक्तव्य प्रदेश के लिए हमेशा हानिकारक रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वे छोटे छोटे नफरत फैलाने वाले एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसके साथ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मार्च के पहले सप्ताह में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। निकाय चुनाव के कारण स्थगित हुई संगठित चुनाव प्रक्रिया को एक बार फिर से गति मिल पा रही है। पार्टी ने मंडल और जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति पर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 28 फरवरी तक पूरी की जाएगी। ये अंदरूनी मैटर है कि उनके वहाँ प्रदेश अध्यक्ष कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इस प्रदेश को महेंद्र भट्ट जैसे नफरती व्यक्ति से जरूर निजात चाहिए, क्योंकि महेंद्र भट्ट इस प्रदेश के लिए हानिकारक हैं। जितने वक्तव्य उनके बद्रीनाथ के विधायक के तौर पर आए 2017 से 22 के बीच में, वो भी इस प्रदेश के सौहार्द और समरसता के लिए हानिकारक थे, बहुत डेंजरस थे। और एक प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न करने की कोशिश की गई, पुरोला में, उत्तरकाशी में, विकास नगर में, जगह जगह छोटी छोटी पॉकेट्स में जो है सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करी गई, तुष्टीकरण का माहौल बनाने की कोशिश की गई और किस एजेंडे को लेकर महेंद्र भट्ट चलते हैं वो सबको पता है। इसलिए महेंद्र भट्ट का तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कहना चाहती हूँ भाजपा से कि जल्द से जल्द बदला जाना महेंद्र भट्ट को इस प्रदेश के हित में रहेगा। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी स्थित ही
गोलापार स्टेडियम में होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसको लेकर शासन से लेकर ही प्रशासन स्तर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने बताया कि उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी स्थित ही गोलापार स्टेडियम में होगा। बताना चाहेंगे समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। देखिए, हमारे समापन समारोह जो 14 तारीख का तय है, जिसमें गोलापार में स्टेडियम में हो रहा है, और इसमें काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम होगा, रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, और जो एथलीट रिकॉर्ड ब्रेकर होंगे, टीम शील्ड ट्रॉफी होगी, ये लोग उनको वहाँ पे प्रदान किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी का आने का है, तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार कर लिए हैं, और हल्द्वानी में इसको लेकर बृहद रूप से तैयारियाँ भी हो रही हैं। प्रदेश का क्या स्टेटस मौजूद? महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में ही अमेरिका द्वारा ही भारत के लगभग 205 भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भारत वापस भेजे जाने के विरोध में एस्ले हॉल चौक पर ही अमेरिका और मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए दोनों सरकारों का पुतला दहन कर दिया है। इस मौके पर गोगी ने बताया कि जिस तरीके से भारत को नागरिकों को अमेरिका द्वारा ही अपने विमान में भारत भेजा गया है, वह देश को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने छोटे से देश वियतनाम का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से वियतनाम की सरकार ने अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया है, उसी तरह से भारत को भी अपने नागरिकों के लिए विमान की व्यवस्था कर सम्मान अपने देश लाना चाहिए था। जिस तरीके से अमेरिका ने अमानवीय तरीके से हिंदुस्तान भेजा है, उसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। हम अमेरिका सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के संयुक्त रूप से हमने अपना विरोध दर्ज कराया है, और जिस हिसाब से उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बीड़ियाँ लाके हिंदुस्तानियों के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने इनका पुतला दहन किया है, और इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। केंद्र सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए इस चीज़ों के खिलाफ। शहरी विकास निर्देशालय उत्तराखंड के निर्देश अनुसार ही आचमन अभियान के अंतर्गत ही नगरपालिका परिषद जोशीमठ की नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष देवेश्वरी शाह ने पहला दिन ही अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर तट विष्णु प्रयागराज में पर्यावरण मित्रों के साथ ही मिलकर नदी के किनारे दोनों तरफ ही कूड़े उठाकर एक विशेष अभियान चला दिया है। तो वही जिस आचमन अभियान के अंतर्गत खास कार्यक्रम में विशेष तौर पर नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती देवेश्वरी शाह, सभी वार्डों के सभासद और पालिका के सदस्य पर्यावरण मित्र विशेष रूप से उपस्थित रहे। ऋषिकेश में नवनिर्वाचित मेयर शंभू पासवान और पार्षदों ने नगर निगम के सभागार में अपनी पहली औपचारिक बोर्ड बैठक आयोजित की है। बैठक में मेयर ने बताया है कि शहर का विकास बोर्ड के सदस्यों का मुख्य एजेंडा होना चाहिए, जिसके लिए हर महीने दूसरी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें शहर के विकास से संबंधित अहम फैसले लिए जाएंगे। बैठक के दौरान ही पार्षद राम कुमार संगर ने पुराने निर्माण कार्यों में तेजी लाने की मांग की है, तो वही पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी ने शिवाजी नगर पानी से भरे नाली की निकासी खोलने का अनुरोध कर दिया है। बैठ के बात करेंगे, उसमें पूरा तरीका से काम होगा। बहुत सारी बातें बोलने के लिए आज ठीक है, एक हम लोग बैठे यहाँ पे एक परिचय भी हो गया के बाद अब यहाँ बैठने के बाद कोई काम नहीं है, एक ही जाना है या बोर्ड में बैठ कर काम करना है। अपने बारे में मैं मतलब समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब जय आज का नगर निगम के बोर्ड अधिकारी कर्मचारी। धन्यवाद सबको। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर, जो कि देहरादून से, जहां पर भूकंप की दृष्टि से ही अति संवेदनशील उत्तराखंड के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। भूकंप आने से पहले ही आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा ही अलर्ट सिस्टम तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए सभी देवभूमि ऐप डाउनलोड करना होगा। आपदा प्रबंधक सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग द्वारा ही अर्ली
वार्निंग सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसमें सिस्टम ITI रुड़की के सहयोग से ही तैयार किया जाएगा। ऐप को आप सभी अलर्ट कर सकते हैं। तीव्रता से भूकंप अगर आएगा जिसमें अलर्ट हो सकते हैं। सचिव आपदा प्रबंधक आपदा ने बताया है कि इस अलर्ट सिस्टम में लोगों को 18 सेकंड तक का समय मिलेगा। जीवन बचाने के लिए 18 सेकंड बहुत होते हैं। इस भूदेव ऐप को डाउनलोड करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हम जोन 4 और जोन 5 की श्रेणी में आते हैं भूकंप की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से। ऐसे में बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे भूकंप आने से अभी हमने वाडिया से रिपोर्ट रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिपोर्ट आई है। उनका भी कहना है कि छोटे छोटे भूकंप से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम ऐसे संवेदनशील राज्य हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा भूकंप के लिए, और इसके लिए उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। हमने भूदेव ऐप डेवलप किया है IIT रुड़की के सहयोग से। उसमें जब भी कभी 5 या उससे अधिक रिक्टर स्केल पे तीव्रता का भूकंप आएगा तो जिसके पास भी वह इंस्टॉल रहेगा उसको तत्काल एक अजीब सी एक आवाज़ आएगी। आप अपना आवाज़ ट्यून इस तरह सेट किए रहेंगे, वो आवाज़ को पहचान जाएंगे कि ये आवाज़ वही आवाज़ है और आप अलर्ट हो जाएंगे। उसमें दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। कम दूरी, अगर जो उसका भूकंप की तीव्रता का केंद्र है अगर वो कम दूरी पे है तो आपको समय कम मिलेगा, अगर दूरी थोड़ा ज़्यादा है तो समय ज़्यादा मिलेगा। हमें 2 सेकंड 3 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक का समय मिलता है, और 18 सेकंड जीवन बचाने के लिए बहुत होता है। आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप मेज के नीचे आ जाएं, कहीं पिलर है वहाँ खड़े हो जाएं, बाहर निकल जाएं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें बता रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने बैठक भी रिक्वेस्ट किया है चीफ सेक्रेटरी मैडम से। आज बैठक भी हमारी है, और इसके बाद हम एक अभियान चला रहे हैं भूदेव ऐप को डाउनलोड कराने के लिए। तो जिनके पास भी भूदेव ऐप होगा वो बहुत सारा चांसेस हैं कि वो अपने आप को बचा सकेंगे भूकंप से, खतरे से। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर, जो कि देहरादून से, जहां पर जंगलों में लगने वाली आग को लेकर ही उत्तराखंड वन विभाग इस बार पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस वर्ष तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में वन अग्नि की घटनाएं कम से कम हो। प्रदेश में प्रमुख वन संरक्षण धनंजय मोहन के मुताबिक नई डिजाइन के लिए ऐप का विभागीय कर्मचारी और कर्मचारियों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह अभी भी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है। तो कई विशेष तैयारियां हम लोगों ने की है और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वनाग्नि से डील करने के लिए। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार, वो इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं, ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें, और वो करते जा रहे हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है बीटा वर्जन का। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने यात्रा ट्रांजिट स्कैम के पीछे ही संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताना चाहेंगे जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 धारदार हथियार बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने धारदार हथियार रखने के आरोप में ही युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि संदिग्ध की पहचान अनिल निवासी रोहतक हरियाणा और अजय निवासी रोहतक हरियाणा के रूप में की गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर, जो कि ऋषिकेश से, जहां पर नवनिर्वाचित मेयर शंभू पासवान और बाढ़ के 40 पार्षदों ने आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह और गोपनीयता की शपथ ली है। डीएम सचिन बंसल ने बताया है कि सबसे पहले मेयर और उसके बाद भी पार्षदों ने शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह के हजारों लोग साक्षी बने हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद मेयर शंभू पासवान ने दावा कर दिया है कि शहर की सरकार का जो गठन हुआ है उस सरकार को शहर के विकास के लिए बेहतर रूप से चलाया जाएगा। सभी पार्षद बोले कि वह क्षेत्र में विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि पहुंचे, जहाँ पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नवनिर्वाचित मेयर और सभी 40 पदों
पार्षदों के लिए ही जीत और शपथ की शुभकामनाएं दी हैं। पालिका नगर पंचायत के सदस्यगण शपथ ले रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों का विकास के लिए काम करेंगे। यहाँ ऋषिकेश में भी जो हमारे मेयर बने शंभू पासवान जी और उनके साथ 40 पार्षदों ने शपथ ली है, उनको भी बहुत बधाई है। और स्वाभाविक तौर से उनसे अपेक्षा है कि वैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, पूरा तरह से इस नगर निगम का वो विकास करेंगे। और मैंने एक अपील सबसे की है कि आइए पुरानी बातों को भूल के, जिस प्रकार से वातावरण इस बीच में दूषित करने का प्रयास किया गया, तो उसको भूल के कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिख के मिलजुल के लिखें नई कहानी। यानी कि यहाँ के विकास के लिए हम सब लोग काम करें, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा और मुझे लगता है कि इतिहास बनेगा और विकास के लिए तो समय बताएगा कि कितना विकास होगा। सब कुछ हमारे अनुकूल है और ऐसे अनुकूल समय में शहर चमकेगा नहीं, तो इसी आगे मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, पर समय बताएगा। ऋषिकेश बहुत सुंदर बनने वाला है और सरकार भी हमारा है, राज्य में और केंद्र में भी हमारा है। और आज ईश्वर कृपा से सब कुछ हमारे पक्ष में है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छा काम होने वाला है ऋषिकेश में। और जैसे बोलते हैं ना कि विकास के गंगा बहने वाला है, ऋषिकेश बहुत सुंदर दिशा में जाने वाला है। को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसको फोटोग्राफर से कमाएगा, उनका फोटो ले लो भैया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में ही 3000 की आबादी पर एएनएम सेंटर खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए एएनएम सेंटर से जुड़े मानकों में बदलाव करने जा रही है। बताना चाहेंगे, राज्य में ही फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में 10,000 और पहाड़ी इलाकों में 5,000 की जनसंख्या एएनएम सेंटर खोलने का मानक है। आबादी के इस नियम के चलते ही पहाड़ पर एएनएम सेंटर काफ़ी दूर दूर है। इससे गर्भवती और आमजन के साथ साथ ही एएनएम की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन सभी की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने मानक बदलने का निर्णय लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा ने बताया है कि भाजपा सिर्फ वायदों की पार्टी है। इससे पहले भी 2014 में भाजपा के लोगों द्वारा ही उनके वायदे पूरे नहीं किए। अगर ऐसा होता है कि हर 3000 की आबादी पर एक एएनएम सेंटर खुलता है, तो मुझे लगता है कि पलायन को रोकथाम करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि पलायन मुख्यतः हमारे वहाँ 4 वजह से हो रहा है: रोजगार का अभाव, खेती को हो रहे जंगली जानवरों से नुकसान और उनका आतंक, और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का अभाव। तो यदि एएनएम सेंटर्स खुलते हैं तो हमारी प्रसूताओं को इलाज मिलेगा और हमारे जो एकदम जिनको फर्स्ट एड चाहिए होता है उन लोगों को इलाज मिलेगा। तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि 2014 के बाद से इस देश के और प्रदेश के लोगों को बहुत सारे ऐसे सपने दिखाए गए जो धरातल पर नहीं उतरे। यदि ये उतरता है तो अच्छी बात रहेगी। खासकर बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।